लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था बेटा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। उस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमने देखा था कि साइंस क्या होती है, साइंस की ब्रांचेस क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स के ट्रस्ट क्या होते हैं। लास्ट की हम बात करें तो हमने देखा था बेटा चैप्टर जो था हमने वहां पे जब छोड़ा था फर्स्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म, वहां तक हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। आज हम उसी के आगे बात कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो मेनली हम बात करेंगे बेटा आज के लेक्चर में कि फिजिक्स की स्कोप एंड एक्साइटमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, और फिजिक्स और सोसाइटी की क्या रिलेट करती है, किस तरह से रिलेट करती है, और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि फिजिक्स में स्कोप क्या है, ठीक है। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अगर हम बात करेंगे बेटा स्कोप ऑफ फिजिक्स की, तो यानी स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है, अगर इसे समझना है तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स जो है, यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं बेटा। फिजिक्स जो है, इस फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, यानी फिजिक्स के दो पार्ट हैं, यानी फिजिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, दो पार्ट। यानी कौन कौन से पार्ट, तो हम फिजिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक, एक कौन सी बेटा मैक्रोस्कोपिक, और एक कौन सी आएगी बेटा माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। एक होगी बेटा मैक्रो और एक रहेगी बेटा माइक्रो। अब देखो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये दो पार्ट। अब देखो मैक्रो का मतलब बड़ी बातें, बड़ी चीजें, और मैक्रो का मतलब बड़ा, और माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा। इसे इस तरह से भी बोल सकते हो कि ये जो फिजिक्स होती है, यानी ये फिजिक्स, ये आ जाएगी बेटा, इसको बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोला जाता है बेटा, क्लासिकल फिजिक्स। और इसको बोला जाएगा मॉडर्न या फिर क्वांटम फिजिक्स। क्या बोला जाएगा, मॉडर्न या फिर क्वांटम फिजिक्स। इन शॉर्ट आप ऐसे मान लो यार, ये जो स्टडी है मैक्रोस्कोपिक, यानी अगर हम बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स, यानी कौन सी फिजिक्स, तो ये न्यूटन वाली फिजिक्स। कौन सी फिजिक्स, न्यूटन वाली। और ये जो मॉडर्न है या क्वांटम है, ये किसकी होगी फिर, ये आइंस्टाइन की फिजिक्स। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो कि फिजिक्स को दो पार्ट में तोड़ा गया है, एक न्यूटन वाली फिजिक्स और एक कौन सी, आइंस्टाइन वाली फिजिक्स। न्यूटन वाली फिजिक्स यानी कौन सी फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स, यानी कौन सी, क्लासिकल फिजिक्स। और आइंस्टाइन वाली फिजिक्स यानी कौन सी फिजिक्स बेटा, मॉडर्न, ठीक है। अभी जो चली आ रही है अब तक वो मॉडर्न फिजिक्स। अब सबसे पहली बात, फिजिक्स को इस तरह से क्यों तोड़ा गया, ये समझना है। अब हमने तो देखा कि फिजिक्स की स्टडी हम माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इस तरह से करते हैं, क्लासिकल और हम मॉडर्न जिनको बोलते हैं। अब जरूरत क्या थी, ध्यान से देखो, अगर मैं क्लासिकल फिजिक्स की बात करूं ना बेटा, तो क्लासिकल फिजिक्स यानी कौन सी फिजिक्स बोली गई, न्यूटन वाली फिजिक्स, ठीक है। और अगर मैं मॉडर्न की बात करूं तो यानी किसकी फिजिक्स होगी बेटा, आइंस्टाइन। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम नई खोज, मतलब इन शॉर्ट ऐसे बोलता हूं, सीधे सीधी बात, अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ रहे, इसका मतलब क्यों पढ़ रहे, क्योंकि कुछ नया मिला होगा, तभी तो हम स्टडी कर रहे हैं ना। आगे समझने की बात है। ऐसे मान लो, सपोज टू बी, आप अगर जानते हो कि अगर हम देखें कैपेसिटर, ठीक है, रजिस्टर्स वगैरह, तो अरेंजमेंट दो प्रकार की होती है, एक होती है बेटा कौन सी, सीरीज, और एक कौन सी होती है बेटा, पैरेलल, ठीक है। यानी इसका मतलब सीरीज और पैरेलल ये दोनों अलग अलग बातें हैं, यानी सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल में काम नहीं आएगा, या पैरेलल वाला फॉर्मूला सीरीज के लिए काम में नहीं आएगा, इसलिए दोनों को डिवाइड करते हुए लिखा है। इसका मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ा है ये मॉडर्न में काम नहीं आएगा, और जो मॉडर्न में है वो क्लासिकल के कुछ काम का नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, इसलिए दोनों को पार्ट, मतलब दोनों पार्ट अलग अलग करके पढ़ा है ना, नहीं तो पूरी फिजिक्स एक होती। इसका मतलब इसके जो लॉज है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, ये यहाँ पे यूज नहीं होते, और इसके जो लॉज है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, ये यहाँ पे यूज नहीं होते। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि आपको अगर बता दो बेटा, सिंपल सी बात, ये जो पुरानी वाली फिजिक्स है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पे ऐसे माना था बेटा कि ये जो दुनिया है ये दो चीजों से बनी है। ध्यान से सुनना, अब क्या बात बता रहा हूं,
न्यूटन वाली जो फिजिक्स है यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है वहां पे ये माना गया था बेटा कि ये जो दुनिया है यानी जो यूनिवर्स है ये दो चीजों से बना है, एक मैटर और दूसरी एनर्जी। क्या? एक मैटर और दूसरी क्या? एनर्जी। यानी मैटर और एनर्जी अलग अलग है, यही तो बोला ना। देखो अगर आप देखो क्लास 11 की फिजिक्स के अंदर हम बात कर लेते हैं बेटा, हम एनर्जी और मैटर को अलग करके पढ़ते हैं, सीधी बात। क्या करते हैं? एनर्जी और मैटर को अलग करके पढ़ते हैं। न्यूटन भाई साहब की जो फिजिक्स है यानी क्लासिकल फिजिक्स, उसके अंदर हम एनर्जी और मैटर को अलग करके पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है ये दुनिया दो चीजों से बनी है, मैटर और एनर्जी, और उनका स्टडी हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन अलग, ठीक है, तरीके से, यानी दोनों को अलग अलग करते हुए। अब मैटर क्या होता है? मैटर यानी क्या है बेटा कि जो जगह यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। दूसरी बात विजिबल हो। तीसरी बात कि उसकी कोई मतलब मैटर है यानी मास है तो कुछ फोर्स लगाएगी यानी वेट, सीधी सीधी बात, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, माइक्रोस्कोपिक की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अलग क्या था? चलो यहीं पे इसको खत्म करते फिर इसकी तरफ आते, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि जो क्लासिकल फिजिक्स होती है, ठीक है, इसके अंदर हम मैटर और एनर्जी को अलग अलग डील करते हैं, ठीक है। मैटर यानी क्या बेटा? मैटर यानी जो जगह, ठीक है, ऑक्यूपाई करे यानी स्पेस ऑक्यूपाई करे, विजिबल हो, और साथ में क्या करे बेटा यानी फोर्स भी लगा यानी वेट हो उसका, ठीक है। अब एनर्जी क्या है? एनर्जी तो एक फ्लो की तरह है यार, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डार्क रूम है और उस डार्क रूम में अगर हम डोर या विंडो कुछ ओपन कर देते हैं तो पूरी लाइट, ठीक है, फैल जाती है पूरे कमरे के अंदर, इसका मतलब एक फ्लो है, ठीक है। तो एनर्जी क्या हुई यार? जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगी। साथ में हम बात करेंगे इनविजिबल होती है, ठीक है, किसी प्रकार की फोर्सेस वगैरह की बात नहीं होती, सिंपल सी बात है, आपको समझ में आएगी। मैटर और एनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब हम मॉडर्न की बात कर लेते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स का ये कहना था कि ये मतलब जो एनर्जी और जो मैटर है, मैटर एंड एनर्जी, ये दोनों अलग ना होके एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है? न्यूटन भाई साहब यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये बोला गया था कि मैटर और एनर्जी दोनों अलग चीजें हैं, इनको अलग करते हुए भी हम देखते हैं क्लासिकल में। लेकिन जैसे हम मॉडर्न में आते हैं तो मॉडर्न में हम बात कर लेते हैं बेटा कि मैटर और एनर्जी दोनों चीजें अलग ना होके दोनों एक ही है, इसीलिए ये अलग अलग है। न्यूटन के लॉ मॉडर्न में नहीं चलेंगे, ठीक है, और आइंस्टाइन की थ्योरी हम न्यूटन के लॉ के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यानी वहां पे काम नहीं आएगी। बात समझ लो यार, ठीक है। अब कहने का मतलब इनका कहना है कि ये दोनों एक ही है। इनका कहना है कि अगर आप एनर्जी को कंप्रेस करोगे तो मैटर में कन्वर्ट होगी, और अगर हम मैटर को अगर एक्सप्लोड कर दे तो उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो जाएगा, ये यहाँ पे बोला गया था। इसीलिए हम फिजिक्स को दो हिस्से में तोड़कर देखते हैं, ठीक है। कौन सा बेटा? मैक्रोस्कोपिक और कौन सा बेटा? माइक्रोस्कोपिक, यानी क्लासिकल फिजिक्स और कौन सा बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ये जो पुरानी वाली फिजिक्स है यानी कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स को देखते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी फिजिक्स? क्लासिकल, यानी कौन सी बेटा? मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे क्लासिकल फिजिक्स को देखेंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बेटा सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल जो फिजिक्स है, तो क्लासिकल फिजिक्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो यानी कौन सी ब्रांच होती है? तो ये आ जाएगी बेटा कौन सी? मैकेनिक्स। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? मैकेनिक्स यानी क्या है? तो अगर मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं तो मैकेनिक्स यानी क्या आएगा बेटा? यंत्र को चलाने वाला तंत्र कहलाता है मैकेनिक्स। यानी क्या बोला बेटा? यंत्र यानी मशीन, ठीक है, मशीन से बना है मैकेनिक्स। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यंत्र को चलाने वाला तंत्र कहलाता है मैकेनिक्स, ठीक है। और इस मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं ब्रांचेस की, यानी अगर हम बात करें मैकेनिक्स की डेफिनेशन की, तो अगर इसकी डेफिनेशन अगर एक लाइन में लिखी जाएगी तो क्या आ जाएगा बेटा? तो मैं इसके डेफिनेशन को कुछ ऐसे बोलूंगा, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोला जाएगा? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन और एट रेस्ट, ये आ जाएगी उसकी एक लाइन में सिंपल से डेफिनेशन। क्या बेटा? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन और एट रेस्ट
कहलाएगी बेटा मैकेनिक्स। अब ये जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हुए देखते हैं, यानी दो पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं। एक जो पार्ट होता है यानी मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस की हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगी बेटा काइनेमेटिक्स, जिसको हम कुछ कुछ टाइम के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ी और बातें करेंगे फिजिक्स के बारे में, फिर काइनेमेटिक्स में करेंगे। हालांकि काइनेमेटिक्स के मतलब जब मैकेनिक्स स्टार्ट होगी तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, और एक्चुअल में काइनेमेटिक्स पढ़ते वक्त ही आपको फिजिक्स की फील आएगी, ठीक है। इसकी दूसरी जो सब ब्रांच आएगी बेटा वो होगी डायनामिक्स। कौन सी? डायनामिक्स। अगर हम बात करें बेटा काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की, तो काइनेमेटिक्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि काइनेमेटिक्स एग्जैक्टली क्या है। तो काइनेमेटिक्स दो पार्ट है। तो काइनेमेटिक्स की हम बात करें तो काइनेमेटिक्स यानी क्या आता है, तो काइनेमेटिक्स के अंदर मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, सिंपल बता दे रहा हूं, ओनली इफेक्ट। अब सर ये क्या होता है ओनली इफेक्ट? अब काइनेमेटिक्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन में ऐसे बोलूंगा बेटा कि स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलूंगा बेटा? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग, स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मैंने क्या बोला बेटा? काइनेमेटिक्स यानी क्या? ओनली इफेक्ट लिखा है शॉर्ट में। और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या लिखी बेटा? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। यानी सिंपल बात बता दे रहा हूं बेटा, काइनेमेटिक्स यानी क्या? जब बॉडी यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस वक्त की स्टडी, लेकिन वो मोशन में क्यों है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। ऐसे स्टडी कहलाती है बेटा काइनेमेटिक्स, यानी जिसके अंदर हमें सिर्फ इफेक्ट देखना है। उसके अंदर हमें क्या देखना है? सिर्फ इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाने की कोशिश करूं बेटा, सपोज टू भी मान लेते हैं कि रास्ते से गाड़ी चल रही है, ठीक है। रास्ते से क्या आ रही है बेटा? गाड़ी चल रही है, यानी गाड़ी मोशन में। अब अगर रास्ते से गाड़ी चल रही है, वाह बढ़िया बात है, गाड़ी चल रही है, लेकिन गाड़ी क्यों चल रही है इसकी जानकारी हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या होगी? गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो गाड़ी की स्पीड कितनी, गाड़ी का एक्सेलरेशन कितना है, गाड़ी ने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सारे जो पैरामीटर्स है, ये सारे जो हम देख पा रहे हैं बेटा, यानी स्पीड है, ये सारी जो बातें हैं उसकी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन एक्चुअल में गाड़ी क्यों चल रही है उसकी स्टडी यहाँ पे नहीं होगी। और सिंपल बता देता हूँ यार, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर का डोर ओपन हुआ, ठीक है, आपके घर का क्या बेटा? डोर ओपन हुआ। अब सिर्फ आपको क्या दिखाई देगा कि घर का जो दरवाजा है वो खुल गया, लेकिन क्यों खुला? हवा की वजह से खुला, या कोई आया उसको धक्का देके चला गया। ये खुलने के पीछे जो कॉज है और जो रीजन है वो हमें पता नहीं। हमें सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है कि दरवाजा ओपन हुआ, यानी सिर्फ इफेक्ट दिखाई देगा, उस किस कारण वो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसके पीछे क्या कॉज है, क्या रीजन है, वहां पे हमें पता नहीं होगा। ये जो स्टडी है ये कहलाएगी बेटा काइनेमेटिक्स। अगर हम डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स के अंदर क्या आने वाला है? इफेक्ट प्लस कॉज। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों चीजें आएगी, ठीक है ना, समझ में आती है। इफेक्ट प्लस कॉज, यानी यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग, ये वहां पे डेफिनेशन थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन मोशन, ठीक है, विथ इट्स कॉज,
ये बहुत ही शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। ठीक है, तो ये जो स्टडी कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी डायनामिक्स। ये क्या कहलाएगी बेटा? डायनामिक्स। तो अब तक हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर सबसे पहली जो ब्रांच है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के अगेन सब ब्रांचेस कौन है? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ये सारी मैंने बता दी। अब एग्जैक्टली काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, ये मैंने मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस बता दी। अब इसमें और क्या क्या आता है? तो इसमें और आ जाएगा बेटा आपको देखने लायक बहुत सारी चीजें, यानी इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके सबसे पहली जो ब्रांच है मैकेनिक्स, उसके अंदर हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, यानी चैप्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है, इस मैकेनिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स के अंदर 2 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर आएगा काइनेमेटिक्स के अंदर से, वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के अंदर सबसे पहले 2 चैप्टर आएंगे। एक रहेगा बेटा मोशन, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सबसे पहला चैप्टर क्या रहेगा बेटा? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारा एनसीईआरटी के हिसाब से। वहां पे सेकेंड हम बात करेंगे बेटा मोशन इन अ प्लेन। थर्ड हम बात करेंगे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फोर्थ वन हम बात करेंगे बेटा वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फिफ्थ, तो देखो भाई साहब, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी। और आ जाएगा इसमें रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो और इसमें आ गया बेटा कौन? रोटेशनल मोशन। यानी देखो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे, फिर रोटेशनल मोशन। और बहुत पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ये सारा जो पार्ट, सेंटर ऑफ मास वगैरह, वो सारा जो पार्ट है, इसके अलावा भी और 2-3 चैप्टर्स, ये सारे जो पार्ट है बेटा एक इसके अंदर आ जाता है मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, तो ज्यादा अगर इसको पूरा लिखूंगा तो लेक्चर और खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझना है। ठीक है, अब मैकेनिक्स की बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो दूसरी ब्रांच आती है, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बेटा, सिर्फ ओवरऑल आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो सबसे पहली ब्रांच के बारे में हमने बात कर ली, मैकेनिक्स। अब दूसरी जो ब्रांच है बेटा फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, वो आ जाएगी बेटा कौन सी? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें पढ़ना क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें पढ़ना होता है बेटा टेम्परेचर, हीट, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, रेडिएशन, ठीक है, कंडक्शन, ये सारी जो बातें हैं बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बेटा कौन सी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल लो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल लो। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है यार, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम पढ़ेंगे बेटा करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 पार्ट में आप इसको डिवाइड करते हुए पढ़ोगे। सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस बोल के, फिर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ईएमआई, एसी। उसके बाद आता है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी मूविंग चार्जेस, और मैग्नेटिज्म का नाम है, फिर मैग्नेटिज्म वगैरह। ये सारा सेक्शन जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है, यानी इतने सारे चैप्टर्स आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में भी आप 2 पार्ट देखोगे, एक आ जाएगा बेटा कौन सा? रे ऑप्टिक्स। यानी ऑप्टिक्स की हम बात करें तो ऑप्टिक्स के अंदर भी आ जाएगा एक रे और एक आ जाएगा बेटा वेव। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी इसके अंदर आ जाएगा। मैकेनिक्स के अंदर मैंने और बताया था 2-3 चैप्टर, ऑसिलेशन, वेव्स वगैरह, ये सारा पार्ट इसके अंदर आते थे। कहा? मैकेनिक्स के अंदर। तो कुल मिला के क्लासिकल फिजिक्स का जो आएगा बेटा इस तरह से आपको पढ़ना है।
अगर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे बना लेता हूं बेटा क्या, मॉडर्न फिजिक्स, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा ये। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना होता है, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रांचेस की बात, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक, ये कुछ इसकी ब्रांचेस होगी, ठीक है, समझ लेना ये, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपको एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर, ये सारी चीजें आपको न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आ जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे आप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह ये चैप्टर्स देखोगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको देखना है, फिजिक्स पढ़नी है। अब मैंने आपको लगभग क्लास 11 और क्लास 12 का सारा सिलेबस शॉर्ट में इंट्रोड्यूस करके दिया हुआ है कि आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये पूरा किस में आ गया बेटा, तो ये आ गया स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्साइटमेंट, तो फिजिक्स के अंदर क्या एक्साइटमेंट है, तो अगर हम बात करेंगे बेटा फिजिक्स में के अंदर अगर एक्साइटमेंट की बात करें, तो यानी हम फिजिक्स के अंदर बात कर लेते हैं तो कहां से कहां तक, तो मैंने यहीं पे बना मतलब बोल दिया यार, जब हम स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ रहे थे तभी आपको एक्साइटमेंट समझ में आई होगी। कैसे कि फिजिक्स के अंदर हम छोटे से लेकर, यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉन से लेकर हम बात करें तो प्लैनेट एंड यूनिवर्स तक चले जाते हैं, यानी बहुत छोटी सी चीज को लेकर, यानी माइक्रो से मैक्रो, ये सारा जो समाया हुआ है ये फिजिक्स है। बात समझ लो, ये क्या है बेटा, फिजिक्स। यानी अब इसके अलावा और क्या हो सकती है यार, फिजिक्स माइक्रो से लेकर मैक्रो तक, यहां तक रेंज है पूरी फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स बहुत है, तो उसके अंदर उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, यानी अगर हम बात कर लेते, सिंपल सी बातें बता देता हूं, जो लास्ट बताई थी वही बातें, कि आकाश नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, दिन और रात क्यों होता है, ठीक है। यानी अगर हम मैं शॉर्ट में बोलूं ना, क्यों कैसे, ये जो है सवाल, इसका आंसर यानी आपकी फिजिक्स है। क्यों और कैसे, नेचर के अंदर अगर हम बात करें तो क्यों और कैसे, इसका अगर आंसर है तो वो उसमें फिजिक्स है यार, ठीक है ना। तो ये सारी एक्साइटमेंट है बेटा किसकी, फिजिक्स की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा फंडामेंटल फोर्सेस की, किसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट, फंडामेंटल। अब फिजिक्स के अंदर तो बहुत सारी फोर्सेस है, ठीक है, लेकिन जितनी सारी फोर्सेस फिजिक्स के अंदर है, इन सब का ओरिजिन, मेन जो ओरिजिन रहेगा बेटा वो रहेगा ये फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो हम बात करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस की। सो फंडामेंटल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्स इन नेचर की हम बात करें तो कुल मिला के 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। सबसे पहला आ जाता है बेटा कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद आएगा बेटा वीक न्यूक्लियर। अब ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि इसका सीक्वेंस ऐसा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर, फिर आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लास्ट में आ जाएगा बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। अब ये टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस है बेटा नेचर में। अब इसके अलावा फिजिक्स के अंदर जितने सारे फोर्सेस होंगे वो इन्हीं चारों में से कोई होगा। क्या बता रहा हूं बेटा, नेचर के अंदर सिर्फ ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। अब फिजिक्स के, इनके अलावा फिजिक्स के अंदर जितने सारे फोर्सेस होंगे वो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब कौन कौन से फोर्स, जैसे कि नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, और भी फोर्सेस है यार, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये सारे जो फोर्सेस है, ठीक है, इन चारों में से किसी एक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आगे जाके हमें पढ़ने को मिलेगा। और कुछ एग्जांपल अभी डिस्कस करके देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप अच्छे से जानते हो
ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज, उसका स्टेटमेंट, उसका लॉ, सारी बातें आप जानते हो। क्या बोलता है स्टेटमेंट, मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, इन द यूनिवर्स विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी क्या बोला था ग्रेविटेशनल में, नहीं कोई अगर बॉडी है, इसका कोई मास सपोज टू बी m1 होगा, यहाँ पे कोई बॉडी है, इसका मास अगर m2 है, ठीक है, दोनों के बीच में अगर दूरी r है, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेगी विद द फोर्स F, ठीक है। तो ये जो होता है बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू हम पढ़ते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर g इज पार्ले जी, नहीं ना, g का मतलब क्या होता है, कैपिटल G का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है बेटा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सारी जानकारी आपके पास है यार, अब इसके बारे में क्या बताओ, ठीक है। तो आप जो पढ़ चुके हो, ठीक है, उसको थोड़ा आपको रिवाइज करती। तो ये फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस होता है, मतलब ये फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, ये हमेशा क्या होता है बेटा, अट्रैक्टिव होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये चारों फोर्सेस में ये सबसे क्या है बेटा, वीक फोर्स है। ये चारों फोर्सेस में क्या है बेटा, सबसे वीक फोर्स है, ठीक है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। अब ये वीक फोर्स कैसे, एग्जांपल के तौर पे अगर समझाने की कोशिश करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में बैठे हो, अगर ये फोर्स स्ट्रांग होती और आप और आपके दोस्त ऐसे बैठे हुए हैं, तो अब इसका भी मास है और इसका भी मास है, दोनों आर दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक कौन सा फोर्स है बेटा, अट्रैक्शन वाला फोर्स है, अट्रैक्टिव। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचे चले आते, यानी एक दूसरे से चिपकते। ऐसा होता है क्या नॉर्मल लाइफ में? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसका कोई इफेक्ट ही हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये कैसा है, वीक है। कौन सा फोर्स है बेटा, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस मार्कर को अगर मैं छोड़ूं, ठीक है, तो ये नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर मैं ऐसे बीच में हाथ लेके आऊं तो इसको रोक सकूंगा ना, तो इसका मतलब मेरे फोर्स के सामने इसकी कोई औकात है क्या? नहीं, क्योंकि मेरा फोर्स स्ट्रांग है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है बेटा, वीक है। तो ये वीक फोर्स है, ये सेंट्रल फोर्स है, सारी बातें आगे। अब वीक न्यूक्लियर, अब इसमें क्या बेटा, ये इसकी जानकारी आपको ज्यादातर नहीं है, तो मैं इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन में लेके आऊंगा तो कुछ ऐसे टर्म्स आएगी कि जो आपको अभी पता नहीं है, आप उसको रिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बात करें तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपको ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन आप जानते हो कि सर चार्ज होता है ना, तो चार्ज क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, एक कौन सा पॉजिटिव और दूसरा कौन सा निगेटिव। तो आप जानते हो कि प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल? नहीं सर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्यों अट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि जरूर उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होगा, ठीक है। या फिर क्यों रिपेल करते हैं? तभी भी एक फोर्स होगा, वो फोर्स होता है बेटा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब एग्जांपल के तौर पे आप बचपन में क्या करते थे ना यार, कोई पेन लेना, ऐसे रफ करना, ठीक है, और पेपर होता है तो वो पेपर आके इसको स्टिक कर जाता है बिकॉज ऑफ ये फोर्स, यानी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट कौन सा फोर्स है यार, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसकी भी चर्चा हम मॉडर्न के अंदर करेंगे, ये दोनों मॉडर्न के अंदर पढ़ने को मिलते हैं, बाकी किसके पार्ट है यार, क्लासिकल के पार्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, सबसे लास्ट जो पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं यार इस चैप्टर का, वो है बेटा क्या, कि फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है, ठीक है। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है? तो भाई साहब, अगर फिजिक्स और टेक्नोलॉजी की रिलेशन की बात करें ना, तो ऐसे बोलता हूं, अगर फिजिक्स के बिना टेक्नोलॉजी की अगर बात करें ना, तो खत्म, सब खत्म। कैसे? क्योंकि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ डेवलपमेंट है, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ फिजिक्स है। आप मुझे देख पा रहे हो बेटा, यानी आपके पास क्या, एक डिवाइस है जिसको आप सेल फोन या मोबाइल बोलते हो। ये किस कारण आया होगा बेटा? तो ये फिजिक्स से ही आया हुआ है। अब देखो मोबाइल में वेरिएशन भी देखो क्या क्या है, पहले इतना छोटा सा मोबाइल, फिर अब देखो स्क्रीन, टच पैड। पहले देखो, अगर मैं मेरी बात कर लेता हूँ यार, मेरा सबसे पहला जो फोन था ना, वो बार फोन था, ठीक है, यानी उसमें वो कीपैड्स वगैरह आते। अब जैसे आप देखोगे तो जैसे किसी ने सोचा होगा क्या यार, ये कीपैड को हटा के एक टच फोन हमारे पास आएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी है यार।
अब टेक्नोलॉजी कब हमारे पास आती है? देखो सबसे पहले साइंस होता है, ठीक है, क्या होता है सबसे पहले? साइंस। साइंस को क्या किया जाता है, जो इंजीनियर्स है या जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको कन्वर्ट करते हुए हमारे पास लेके आते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको हम? टेक्नोलॉजी। यानी सबसे पहले साइंस, फिर उसका कन्वर्जन हमारे पास होके आता है बेटा टेक्नोलॉजी, और ये सारा फिजिक्स के थ्रू ही आएगा यार। देखो अब देखो, फिर देखो टच में तो चलो पैटर्न था ना, पहले सिंपल लॉक था यार सर, सिंपल लॉक, उसके बाद क्या आया? पैटर्न। पैटर्न के बाद फिर अलग अलग लॉक, फेस आईडी वगैरह वगैरह आया। इफ फिंगर टिप्स मतलब वो भी आया ना, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह। कहने का मतलब क्या है, ये जो नए नए सिस्टम्स हमारे पास आ रहे हैं बेटा, ये सारा किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजी। अब ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सबसे पहले कुछ बातें हैं क्लासिकल की, वो कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्लेन। अब जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन की डिजाइन की अगर हम बात करें तो हमारे लिए एरोप्लेन की डिजाइन आएगी द बर्नौलीज प्रिंसिपल से। हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है बेटा, उसके पीछे हम बात करेंगे बेटा, तो ये आ जाता है बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट इंजन की बात करें तो वो भी आ जाता है बेटा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब ये सारी जो चीजें हमारे पास निकल के आ रही है बेटा, उसके पीछे फिजिक्स किस तरह से है आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब इंटरनेट की बात कर लेते हैं, तो ये कम्युनिकेशन यानी ऑप्टिकल फाइबर। अब वायर जो है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर में के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज होता है। यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का रिलेशन हमेशा रहा होगा, ठीक है, मतलब पहले भी था और अब भी है। यानी टेक्नोलॉजी जैसे डेवलप हो रही है ना, वो ऐसे ही नहीं हो रहे, उसके पीछे फिजिक्स काम कर रहा है बेटा, ठीक है, सारा फिजिक्स का काम है। तो जो कुछ हमारे सराउंडिंग में है, जो कुछ टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, चाहे फैन हो, टीवी हो, या एडवांस हमारे लिए अब बात कर ले, तो सबसे पहले देखो आपके पास टीवी की बात कर लेते हैं यार। सबसे पहले छोटा डब्बा टीवी था, ठीक है, अब उसमें भी सिग्नल का बहुत झमेला था, ठीक है, उसको ऊपर एक एंटीना थी। अब क्या हुआ, बारिश के दिनों में कभी कभी सिग्नल वगैरह जाता था तो एंटीना को घुमाना पड़ता था। लेकिन आप देखो अब सारा डिजिटलाइज हुआ है, यानी अब सेट टॉप बॉक्स आ चुके हैं, उसमें भी देखो यार अब जियो की बात करें, जियो फाइबर, ठीक है, एयरटेल एक्सट्रीम्स वगैरह, तो ये फाइबर आ चुका है, यानी ऑप्टिक्स आ चुका है अब, ठीक है। अब टीवी भी हटा के एलईडी आ गई, अब उससे भी छोटी छोटी चीजें। अब देखो टीवी में भी देखो, सबसे पहले डब्बा थे, डब्बा से अब एलसीडी हुई, एलसीडी से अब एलईडी, अब स्मार्ट टीवी, ठीक है, अब उसमें एंड्रॉइड टीवी। यानी ये पूरा जो डेवलपमेंट है ना, ये सारा किसका है यार? यानी ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या है यार? पूरी फिजिक्स है, ठीक है। तो ये सारी रिलेशंस है, ठीक है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, फिजिक्स और सोसाइटी। तो कुल मिला के अगर पूरे चैप्टर को देखा जाए, तो पूरे चैप्टर में सिर्फ हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा, और फिजिक्स किस तरह से सारी अगर हम बात कर लेते हैं सोसाइटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, या फिजिक्स की और इंफॉर्मेशन जो है हमने इस चैप्टर से ली, ठीक है। तो आज हम ये फिजिकल वर्ड खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर है उसके। अब ये जो चैप्टर है ये थ्योरेटिकल था, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश की हुई है, ठीक है। अगर आपको और इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो नीचे कमेंट में बात करना, ठीक है, मैं और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब आपको आगे की फिजिक्स यानी यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ने के बाद अगर हम आगे की फिजिक्स की बात करें, तो आगे के फिजिक्स को समझने के लिए आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी, और वो रहेगी बेटा मैथमेटिक्स, ठीक है। विदाउट मतलब मैथ की बात करें तो विदाउट मैथ हम फिजिक्स को नहीं समझ सकेंगे। तो आगे के फिजिक्स को आपको समझने के लिए मैथ्स की जरूरत रहेगी। लेकिन मैथ भी कौन सा? जो सिर्फ फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म करूंगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट होने के बाद हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, और उस बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद हम काइनेमेटिक्स सेक्शन को स्टार्ट करेंगे, और वहां से एक्चुअल फिजिक्स आपकी स्टार्ट होगी, यानी आपको एक्चुअल फिजिक्स समझ में आएगी, आप फिजिक्स को फील कर पाओगे, और धीरे धीरे आप फिजिक्स के प्यार में गिर जाओगे, ठीक है। तो रुक जाते हैं बेटा आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।